प्राथमिक क्षेत्र। देखिए जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में जाते जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए ये सभी चीजें आ जाती है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। इसमें से वन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, खनन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा। ये सभी किसमें आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। अगला देखिए बात करते थे प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को जो इसमें काम करते हैं उनको रेड कलर जब्त अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? रेड कलर जब्त अंतर्गत। इसको बार-बार एग्जाम पूछ लेता है। रेड कलर जब किस सेक्टर का खाता करता है? किसके? प्राथमिक क्षेत्र। बहुत बढ़िया। और जब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र को जानते हैं विनिर्माण क्षेत्र का ही द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को भी निर्माण क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसके तहत ये सभी चीज आ जाएंगे, ठीक ना, जो बोलिए प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करके अपना द्वितीय क्षेत्र में। जैसे अभी इसमें क्या है, कोयला का बोलिए बहुत फैक्ट्री अपना इसी में आ जाएगा, कोयला का उत्पादन अपना इसी में आ जाएगा, या फिर बोलिए कारखाना अपना जो है अपना इसी में आ जाएगा। बिल्कुल यानी कि जितना ही बोले निर्माण क्षेत्र होता है ये सब किसमें आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। तो देखिए तो द्वितीय क्षेत्र में जो इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो श्रमिक काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब, ठीक ना। क्या बोले हैं? जो श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से इसके अंडर में काम करते हैं ब्लू कॉलर जॉब, और इसमें जो अपने जो श्रेष्ठ लेबर होते हैं उन्हें बुलाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। और अपना एक आता है थर्ड सेक्टर यानी कि तृतीय सेक्टर। देखिए तृतीय सेक्टर का अन्य नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। एग्जाम बार-बार पूछ लेता है कि किस सेक्टर का नाम? सेवा क्षेत्र है। किसका नाम है? तृतीय सेक्टर का। तृतीय सेक्टर का नाम क्या है? इसको सेवा क्षेत्र। क्यों सेवा क्षेत्र नाम दिया गया? क्योंकि इसमें सभी के सभी सेवाओं का ही काम होता है। इसमें क्या आता है? स्वास्थ्य आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, चिकित्सा आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा। ये सभी किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र। चलिए बहुत अगला प्रश्न। एक बात बताइए, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? में कलर नहीं थे तीसरा में नहीं, उसका नहीं। अगला ये आर्थिक उदारीकरण का जन्म किसे कहा था भारत में? बहुत बढ़िया। भारत में आर्थिक उदारीकरण की जब बात करते हैं उसको 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव। और जब उदारीकरण लाया है तो उसका मुख्यतः 3 उद्देश्य था। क्या चीज? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तो ग्लोबलाइजेशन वही होइएगा। ग्लोबलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, एक और क्या है? उदारीकरण। हाँ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा लिबरलाइजेशन। इसका एग्जाम मत सुनिए कैसे पूछ देगा। 1991 का जो 1991 का जो आर्थिक नीति जो सुधार किया गया था निम्नलिखित में से कौन उसका पार्ट नहीं है? तीनों यही देगा और एक कोई अन्य दे देगा, ठीक है। अगला बताइए, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत, ठीक है ना, बोलिए प्राइवेट तथा सार्वजनिक। हाँ, प्राइवेट तथा गवर्नमेंट दोनों को अपना चाहिए और दोनों मिश्रण उसको हम लोग क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे, ठीक है। आइए अगला बताइए, अफीम जो किसे प्राप्त किया जाता है? जो पौधे के फूल से। अगला बताइए कि एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का। और एस्ट्रोनॉमी में किसका? बहुत बढ़िया। अगला बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, और एथलीट को जल्द से जल्द ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है? अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंट बैटन योजना को कौन दी गई थी? 3 जून 1947 को। और माउंट बैटन योजना का नाम क्या है? बहुत बेहतरीन। ये भी क्वेश्चन देता है कि माउंट बैटन योजना का नाम क्या है? बाल्कन प्लान। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, 16 अप्रैल फेस्टिवल कहाँ मनाया था? जम्मू। 16 अप्रैल फेस्टिवल आगरा मनाया था। और यह किस लिए मनाया जाता है? हिंदू मुस्लिम को सद्भावना को एकता को बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, आपके प्रश्न के ऊपर ये रहा, यदि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काली। बहुत बढ़िया। बैटरी का धन ध्रुव किसका बना होता है? बैटरी का धन ध्रुव एनोड का बना होता है। और एनोड किसका बना होता है आप लोग ये बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनोड जो है तभी एक मिनट यही जा बार-बार पूछता है। पहले बताइए बैटरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। तो प्राथमिक सेल को बैलेंस पढ़ते हैं
प्राथमिक सेल में क्या बना था आप लोगों को VDSLB। VD का मतलब क्या हुआ? वोल्टीय सेल और डेनियल सेल। जब बोलते हैं उस टाइम को प्लीज मत बोलो, उस टाइम क्या होता है बुलाते थे ना, कल है वोल्ट नहीं बढ़ाएगा नहीं, उसमें आवाज नहीं मिला। वोल्टीय सेल तथा डेनियल सेल। VD का मतलब क्या हुआ? वोल्टीय सेल तथा डेनियल सेल। और अगर SLB बोलते तो क्या शुभ सेल और लेक्लांसा सेल, और B से हो जाएगा अपना ब्रोमेट सेल। S से शुभ सेल, L से लेक्लांसा सेल और B से ब्रोमेट सेल। अब देखिए क्या होता है कि जितना भी जो भी अपना बैक्टीरिया बोले इन सब का कैथोड जो जस्ता का ही बना होता है। पांचों का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का, लेकिन एनोड दोनों का अलग अलग हो जाएगा। VD यानी कि वोल्टीय सेल और डेनियल सेल का एनोड जो है कॉपर का बना होता है ना, जबकि SLB इसका अगर बात करें एनोड किसका बना होता है? इसका एनोड कार्बन अथवा ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, अब किसी को दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, अगला बताइए। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। बहुत सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? सम्यक जैन धर्म से। बहुत जैन धर्म से। ये बताइए जैन धर्म के सप्तभागी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? सैद्वार। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सैद्वार का अनेकाम। बहुत बेहतरीन। तो जस्ट आप लोग जानते हैं, ये बताइए कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका जो है क्या बोलते हैं चिन्ह क्या था? सर। बहुत बढ़िया, खपा, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बहुत सुंदर। अगला बताइए हृदय रोगियों को ठीक ना, और कोलेस्ट्रॉल पहले बताइए कहाँ बनता है, ये बताइए। कोलेस्ट्रॉल बनता है यकृत, और कोलेस्ट्रॉल किसके लिए खतरनाक है? हृदय। ठीक है, हृदय कहाँ बनता है? यकृत में। और बोलिए खतरनाक किसके लिए है? हृदय। ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत? यही क्वेश्चन पूछे कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है? यकृत में। और बोलिए हानि किसको करता है? हृदय में। बहुत बढ़िया। एलिसा टेस्ट किससे है? एड्स से। एड्स से। बहुत बढ़िया। एलिसा टेस्ट जानते हैं एड्स से होता है, और एलिसा का फुल फॉर्म पूछ लिया था। बहुत सुंदर, बोलिए बोलिए। इंजाइम लिंक बहुत सुंदर, थोड़ा सा एलिसा का बहुत बेहतरीन। एलिसा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड सोरोबोल्ट एसिड। ठीक है, ये अपना एलिसा का फुल फॉर्म है। ये देखिए एड्स की जांच के लिए भाई, इसके एड्स की जांच के लिए एलिसा के अलावा और भी जांच की जाती है। ठीक है, जैसे एक अपना एलिसा तो अपना ये गया CD और फिर अपना क्या हो जाएगा? CD फॉर काम हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लास्ट हो जाएगा। ये सभी किसके लिए किया था? एड्स की जांच के लिए। और देखिए एड्स की जांच के लिए एक अगला एक और आता है नेविरेपन भी आता है। ठीक ना, हां नेविरेपन ये इसका दवा है, और काउंट कुछ करके आता है। CD फॉर काम और नेविरेपन जो अपना एक नया एड्स की दवा भी है। ठीक है, तो ये बताइए एड्स किसको प्रभावित करता है? टी कोशिका। ठीक है, क्या बोले एड्स किसको प्रभावित करता है? टी कोशिका। बहुत बेहतरीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल का। बहुत बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों से है, क्वेश्चन दे देगा बिहार में तो एक लगभग देता है तो इसी तरह से दे रहा है, क्योंकि वो मुझे बहुत बिगड़ गया है, जाना लड़का इजी मार देगा। क्वेश्चन आपका ये था कि महिला साक्षरता में 4 राज्यों का क्रम से लेंगे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट केरल, दूसरा केरल, मिजोरम। सबसे ज्यादा केरल। केबी गोत्री क्या है? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा है। कि बताइए सर्वाधिक साक्षरता वाला सबसे अधिक साक्षरता वाला और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला 4 स्थान पर है केबी गोत्री। उसका ट्रिक बता दो यार, केबी गोत्री, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो अगला जस्ट बताइए लिंगानुपात वाले सबसे अधिक 4 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, उसका ट्रिक क्या है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा हो, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक। ठीक ना, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत बढ़िया। अगला इस बताइए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह केशव दत्त ने कब बम फेंका था? 1929 में। इसको डेट जरूर याद रखना। बहुत बेहतरीन, 8 अप्रैल 1929। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए चरक जो है किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क। बहुत बढ़िया। ये बताइए कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा जाता है। 102 ईस्वी में।
एक और क्वेश्चन है कनिष्क का ए आता है, ये तो बहुत शक संबंध 78 एडिशन। शक संबंध कब चला था? 78 ईस्वी में। तो देखिए जब कनिष्क के पुराने में बस एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, कनिष्क के दरबार में देखिए कौन कौन व्यक्ति रहते थे, उनका ट्रिक क्या है? हाँ चलो उसका ट्रिक है अचनक पावसम, अचनक पावसम, ठीक है। अ से कम हो जाएगा अश्वघोष हो जाएंगे, च से चरक हो जाएंगे, न से नारायण हो जाएंगे, अचनक से कनिष्क अपना हो जाएगा, प से अपना कौन पास हो जाएंगे, व से वसुमित्र हो जाएंगे, अचनक पावसम, स से बनेगा संरक्षा हो जाएंगे और म से महा चेता हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर? ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट बताइए आप लोग, ये बताइए बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, कहते हैं बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉक्टर। ये बताइए बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने। इसका व्याख्या किया था बेल्जियम यात्री ब्रेहुनर ने, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। बहुत बेहतरीन, रदरफोर्ड। एक बात बताइए, रेडियो सक्रियता के दौरान, ठीक ना, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों कहां से निकलते हैं? इसको भी क्वेश्चन नाभिक बहुत सुने। तो ये बताइए नाभिक से तो अपना निकलता है अल्फा पति है, अल्फा की उत्पत्ति कहां से होती है? ये तो अपना उसका हुई है, इसकी रचना जो अपना किससे होती है? अल्फा मतलब ये जो है हीलियम से, ठीक है। अल्फा जो किसकी होती है? हीलियम। और बीटा किसकी होती है? बीटा होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। बीटा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। चलिए, और गामा जो किसकी बनी होती है? वो फोटॉन की, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए। ओह, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान थे। क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है, ये बताइए कि तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या था? अस्कान। बहुत बढ़िया। तो यही से आप लोग ये बताइए कि बहुत बढ़िया, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? पंजाब के राजा जयपाल। कब? 1175 में। 1175 मोहम्मद गोरी। और यही एक लास्ट और बताइए मोहम्मद गोरी से, ये बताइए कि मोहम्मद गोरी जो किस वंश का था? मोहम्मद गोरी जो है संस्मरणी वंश का था और महमूद गजनवी यामिये वंश। एक और लास्ट क्वेश्चन बताइए महमूद गजनवी से, सॉरी महमूद गोरी से, महमूद गोरी की हत्या किन जनजाति ने की थी? खोखर या खुखुर, ठीक है। खुखुर और खोखर दोनों चीज बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए। ओहो बहुत, ओहो हाँ क्या क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? मिल्टन, ठीक है, जॉन मिल्टन। अगला बताइए, ओ वित्त आयोग का गठन कौन करता है? बहुत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। इसका गठन 5 वर्ष के लिए किया था, ठीक है। और वित्त आयोग में टोटल अध्यक्ष कितने हैं? 5 लोग, ठीक है। और इसका गठन जो है, देखिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग क्या करता है? रिपोर्ट राष्ट्रपति को करता है, ठीक है। तो इस बार जस्ट बजट अपना पहले तो क्या है जी? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए। ओहो, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम, ठीक ना, किसने मापा था? रोमर ने। और प्रकाश के वेग की खोज किसने की थी? लियाओ। बहुत बढ़िया। तो अब जस्ट बताइए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3 × 10 की पावर। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800, ठीक है। अगला जस्ट आप लोग क्वेश्चन बताइए। बहुत बढ़िया। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का चाल किस पर निर्भर करता है? ठीक है। देखिए प्रकाश का चाल ऐसे अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है, लेकिन कभी भी अपवर्तनांक दे तो उसको नहीं करना, क्योंकि अभी तो उसको स्वीकृति लोग करता ही नहीं है। अपवर्तनांक पर देखिए कैसे डिपेंड करेगा, देखिए जब तापमान जितना ही ज्यादा रहेगा अपवर्तनांक उतना ही कम होगा और उस समय प्रकाश की चाल उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और बोलिए तापमान जितना ही ज्यादा होगा, सॉरी टेम्परेचर बोलिए जितना ही कम होगा उस समय अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा और प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन कभी भी जब ना अपवर्तनांक नहीं देते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए। ओहो, अजंता चित्रकला में, ठीक ना, किसको दर्शाया गया है? बौद्ध के जातक कथा को, ठीक है। एक बात बताइए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन।
ठीक है। टंगस्टन का यंत्र का नाम कितना होता है? 3000 से 3500 और 3500 के लगभग में क्या होता है? इसका आपको क्या होता है? टंगस्टन क्या करना 3500 के करीब होता है। इसको कहते हैं डब्लू से इंगित किया जाता है और ये भारत के देवाना का यूपी राजस्थान है वहां से निकाला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला ये बताइए विद्युत तो बोलिए चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। बहुत बढ़िया। ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? बहुत सुंदर। सुनिए चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या बोला है? वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? गॉस टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि। बहुत बेहतरीन। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। बहुत बेहतरीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक किरण का तरंगदैर्घ्य कितना से कितना मीटर के बीच में होता है? 1 किरण है 10 -10 से 8 बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। एक किरण का तरंगदैर्घ्य कितना? 10 से -10 8 होता है। अब यही पर क्वेश्चन आपका ये पूछ देता है कि गामा किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 10 के पावर -14 से 10 के पावर -10। ठीक है। बहुत बेहतरीन। क्या बोला है वगैरह? अब सुने बात बोलते हैं। बताइए स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? 1.5 स्टील में 0.5 से लेके 1.5%। बहुत बेहतरीन। स्टील में कार्बन की प्रतिशत जो है 0.5 से 1.5 यानी कि आधा से 1.5 होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है? 6.3 ठीक है बोलिए। 1 कूलम बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यही मेरा कहा देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना जूल होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है। ठीक है। फिर से सुनिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना जूल है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि फैराडे नियतांक बराबर कितना होता है? तो 9.468। फिर सुनिए 9.468 गुना 10 के पावर 4। ठीक है। कूलम प्रति मोल। ठीक ना। बहुत अच्छा। शायद 1 कूलम बराबर 9500 की 95000 फैराडे भी होता है। उसको ऐड कर देना होगा, निकल जाएगा। अगला बताइए ओह जफरनामा के लेखक कौन है? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह। अब क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि जफरनामा जो किस भाषा में लिखा गया था? फारसी। बहुत बेहतरीन। जफरनामा किस भाषा में? फारसी भाषा में। बहुत बढ़िया। अगला बताइए मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बताइए गर्म करने पर भी इसको छोड़ दीजिए आप। मुलायम होता है। बिल्कुल बहुत 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 बढ़िया। गर्म करने पर क्वेश्चन ये ब्रिटनेस कोयला क्या होता है? पूरे मुलायम हो जाता है। ठीक ना। तो कोयला जब आए तो कोयला पहले ये बताइए कोयला में सबसे बेहतरीन कोयला कौन है? और सबसे घटिया सबसे घटिया। बहुत सुंदर। ये बताइए देखिए एक और क्वेश्चन ये होता है एंथ्रासाइड में परसेंटेज कितना होता है कार्बन? 95%। ठीक है। 85% प्लस 95% तक होता है। बिल्कुल। अगला ये बताइए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप लोग से है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हुए किस अनुच्छेद में? 52। अनुच्छेद 52 में। बहुत बढ़िया। और कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति हुआ अनुच्छेद 53 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में? 54 में। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया 55 में। और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अपना इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 58 में। योग्यता वही ना होगा। पुनर्निर्वाचन। संविधान में है रिलेक्शन। बहुत बढ़िया। 61। अगला बताइए और राष्ट्रपति बताइए राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद से? 60। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए बहुत बढ़िया। समाधान 72। अगला बताइए फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको कहते हैं? फ्रंटियर गांधी इन्हीं को कहते हैं। सीमांत गांधी इन्हीं को कहते हैं। इन्होंने का लाल कुर्ती लाल कुर्ती का गठन अपने किए थे। 10 रोजा पत्रिका के लिए निकाले थे खानुल गफर खान। ठीक है। और यही थे खानुल गफर खान। ये बोलिए का देश भारत के समर्थक नहीं थे। लेकिन दुख की बात यह है कि बोलिए भाई बोलिए धर्म के रिलीजन की वजह से इनको पाकिस्तान जाना पड़ा। और जब पाकिस्तान जाना पड़ा तो वहाँ का हम लोग का बेटा क्या किया कि पाकिस्तान इनको बोलिए वहाँ बहुत स्थिति बदतर कर दिया था। ठीक है।
इसलिए स्पेशली उनको बोलते हैं जो कहते हैं कि धर्म मेरा धर्म बहुत बढ़िया है, वो अपने लोग धर्म के बारे में एकदम समझ जाइएगा। धर्म किसी का नहीं होता है, ठीक है। बच्चा खाने नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, बच्चा खाने तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला बात है, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और दक्षिणी का कहाँ है? कोचीन। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की है। इनका क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ए.ओ. ह्यूम जो थे मतलब क्या थे? वो गैर सैनिक थे, ठीक है, गैर सैनिक थे। और एक क्वेश्चन ये है कि ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस के कांग्रेस के सचिव कब से कब तक रहे थे? 1985 से लेकर 1985 से लेकर 1960। बहुत अच्छा भी एक बात बताइए, बहुत गैर सैनिक मतलब क्या होता है? वो सैनिक नहीं। ओह, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। ये बताइए किनके दरबार में? लक्ष्मण सिंह। आइए तो जरा पढ़ते पढ़ते आपको बस जरा टेस्ट हो जाए। टेस्ट होना जरूरी है ना? जब टेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि सब लोग निकल जाइएगा, मतलब इधर से बोले उधर से निकल गया। सेन वंश, देखिए जब सेन वंश की बात करते हैं तो ये बताइए कि लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश कौन थे? लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश कौन थे? बॉबी मौर्य, बोलिए। बहुत बेहतरीन। और क्या अजीत भैया? लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश। अरे राजू जी कैसे हैं? ठीक है, मालूम है लोग। चलिए उनके न्यायाधीश का नाम बताइए। चलो बाबू कालूराम, बहुत सुंदर। आप बताइए कोई एनीबॉडी? अरे हल्ला ये तो नहीं थे। हां हल्ला ध्यान नहीं गया तो चलो ठीक है, बुला के दीजिए। सेन वंश का थोड़ा सा कहानी सुनाओ। सेन वंश, ये जब सेन वंश की बात करते हैं, सेन वंश का स्थापना कौन किया था? सामंत, ठीक है। सेन वंश का स्थापना सामंत ने की थी। इसकी राजधानी बंगाल के नदिया पर लखनौती में थी, ठीक ना? क्या बोले हैं? इसकी राजधानी बंगाल के नदिया अथवा लखनौती में। सेन वंश, तो सेन वंश के संस्थापक होते सामंत हैं। इसकी राजधानी बंगाल के नदिया पर लखनौती थी, ठीक है। इसी वर्ष के देखिए अपना एक संस्थापक बॉस विजयपाड़ा जिले कितना किस्सा है? क्या बोले? देवपाड़ा विलेज बंगाल के शासक विजय सेन से है। और इन्होंने क्या किया था कि कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। इसी वंश का एक अन्य शासक थे जिनका नाम था बलाल सेन। और बलाल सेन क्या करते? दान सागर तथा अद्भुत सागर बुक पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो अद्भुत सागर बुक था वो आधा अधूरा रह गया था। तो यही क्वेश्चन रहता है कि अद्भुत सागर बुक किसने पूरा किया था? लक्ष्मण सेन, ठीक है। किसने किया था? तो लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। अब बात करते हैं लक्ष्मण से। देखिए क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा प्रबल चांस रहता है सेन वंश में, तो ज्यादातर उम्मीद रहता है कि लक्ष्मण सेन से ही पूछ देता है। तो देखिए क्या बात करते हैं, लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। इन्हीं के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे, ठीक है। पौंड के लेखक धोई बिंदी के दरबार में थे। इनके न्यायाधीश का नाम हलायुग था। इन्होंने क्या किया था? लक्ष्मण संवत को चलाया था, ठीक है। इन्होंने किस संवत को चलाया था? लक्ष्मण संवत को चलाया था। बहुत बेहतरीन। अब हम बात करते हैं क्या चीज, भी तो अपना ये गया। हाँ, और सेन वंश का अंतिम शासक भी कौन थे जी? लक्ष्मण सेन ही थे। चलिए ठीक है। अब चलिए सेन वंश आप लोग चलिए आइए। अब वो अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में बिल्कुल बहुत बड़ा ना लक्ष्मण सेन है। क्वेश्चन है हाँ कि सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख किस वंश ने जारी किया था? नहीं, सेन वंश के शासकों ने, ठीक है। सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख किन शासकों ने जारी किया था? सेन वंश के शासकों ने। बहुत बेहतरीन, बहुत। तो चलिए यही साथ आपका सिंधु में चलिए अभिलेख से एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि बताइए सर्वप्रथम, ठीक ना? क्या बोला है? सर्वप्रथम संस्कृत में अभिलेख किसने जारी किया था? रुद्रदामन। और संस्कृत में किया था वो। हाँ ठीक है, संस्कृत में है जूनागढ़। बहुत तिथि रहित अभिलेख जो है जूनागढ़ पे। नहीं, तिथि रहित तो अपना ये हाथी गुफा है। हाथी गुफा है। चलिए बहुत सुंदर, अरे बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बेहतरीन। अगला यो 1857 का विद्रोह किया था, एक सैन्य विद्रोह, ठीक है। बहुत बेहतरीन। संतुलित भोजन में सूक्ष्म और व्यापक पोषण होता है, सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। अगला बताइए कि वसा को पचाने में कौन सहायता करता है? वसा में ना लाइव पेज के अलावा कोई करता है? टाइलिन
लाइपेज तो अपना करता ही करता है ना, लाइपेज तो अपना करता ही करता है। हाँ ठीक है, लाइपेज कहाँ से निकलता है? लाइपेज निकलता है अग्नाशय अग्नाशय से। बहुत सुंदर, देखिए वसा को पहचानने में अपना लाइपेज भी मदद करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक अपना ये है जी छोटी आंत, ठीक ना, छोटी आंत भी मदद करता है क्योंकि लाइपेज वहां से नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ, और वसा को पहचानने में देखिए एक और बनना मदद करता है। चलिए पहले आगे अगला क्वेश्चन इसमें ज्यादा तो चलेगा। ओहो, अगला देखिए अंडाशय, ठीक ना, कहाँ से रिलीज होता है? और सुन लीजिए गलत है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? अंडाशय से। तो प्रोजेस्टेरोन जो है कैसा हार्मोन है? मेल या फीमेल? फीमेल। और जब बात करते हैं फीमेल हार्मोन की तो मेनली अपना 3 है, कौन कौन भैया? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्स। अगला कौन तीसरा? रिलैक्स। अगला बहुत सुंदर। एक बात बताइए, तो चुंबकीय चैप्टर पढ़ाए थे ना? हाँ, तो बहुत सुंदर। तो एक बताइए, क्वेश्चन अपना यहीं पर आ गया, ये क्वेश्चन था नहीं? हाँ, दिक्पात कोण किसे कहते हैं? क्वेश्चन एक पूछा, दिक्पात कोण किसे कहते हैं? बहुत सुंदर। भौगोलिक आमंत्रण तथा चुंबकीय भौगोलिक आमंत्रण तथा चुंबकीय आमंत्रण के बीच की दूरी का पता है दिक्पात। और यही जब मेरा कह देगा कि नमन कोण किसे कहते हैं? बहुत सही है। नमन कोण किसे कहते हैं? सुन लीजिए, देखिए संपूर्ण पृथ्वी का चुंबकीय, ठीक ना, संपूर्ण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो 36 के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र के सामने, उसी को नमन कोण कहते हैं। तो नमन कोण से क्वेश्चन ये पूछता है कि नमन कोण ध्रुव पर कितना होता है? 90 डिग्री, जबकि विषुवरेखा पर 0 डिग्री। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आइए, भारत में आर्थिक असमानता किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो अमीरी और गरीबी। अगला बिहू किस राज्य का है? असम। बहुत बढ़िया। तो बिहू तो देखिए असम में बिहू है, बिछुआ के नहीं कह रहे जी, बिहू है, बिछुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला बताइए, शेयर क्रिप्टो में बुलियन ट्रेंड को क्या कहता है? शेयर क्रिप्टो में बुलियन ट्रेंड को क्या कहता है? अपराइजिंग ट्रेंड। बुलियन ट्रेंड को अपराइजिंग। हाँ, अब रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और इंदौर किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिमलबारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बहुत बेहतरीन। ये आया था ये साइड में। अच्छा है ना? सबसे छोटा सबसे छोटा रामसर साइट है। ये सबसे छोटा रामसर साइट पर रेणुका है, ठीक है। यानी इंदौर किला जो कहाँ हो गया? रोहिला हो गया, इंदौर किला हो गया, सिमलबारा हो गया। और जो उस पाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से कैसा लोग करा देगा, ठीक ना? चंद्रताल सूर्यताल में वो तो झील है ना, झील पर झील। अब हम लोग बात क्या है, अगली बात है बहुत गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। और नेवरा घाटी का है? पश्चिम बंगाल में। बहुत बेहतरीन। बुक्सा भी हुई। बुक्सा भी बहुत, बुक्सा भी ना पश्चिम बंगाल में ही है, और जलपाड़ा भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। और सिंगलीला भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और पद्मा नाइट भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही है। कोई दिक्कत? रोक दीजिए एक सेकंड। हमारे अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, गारो खासी पहाड़ियाँ जो है किसकी पार्ट में? दक्षिणी पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये लेकिन तेरा हिमालय का ये और नहीं, वो भी सही है। अरे वो भी आता है पहाड़ी का हाँ, एक वो भी आता है, दूसरा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। चलिए अगला ये बताइए, मुगल गोलकुंडा में शासन किस शासक ने किया था? कुतुब शाही। अरे बहुत बेहतरीन। कि कुतुब शाही मस्जिद जब बात करें तो हम लोग कहा जा सकते हैं बहमानी साम्राज्य। क्वेश्चन अब आपके अस्सी के ऊपर बस खाली क्वेश्चन रखते जाना, कोई डिटेल से नहीं। बहमानी साम्राज्य का प्रमुख मंत्री है कौन था? बहमानी साम्राज्य में बात सुनना, जल्दी बोलिए, बहुत जल्दी बोलिए। बहमानी साम्राज्य क्या चीज? बंदरगाह की। बहमानी साम्राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह दाभोल था। अगला क्वेश्चन बताइए कि बहमानी साम्राज्य का, ठीक है, क्या बोले हैं कि बहमानी साम्राज्य के बताइए पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। हाँ, बहमानी साम्राज्य की पहले राजधानी गुलबर्गा ही थी, ठीक है। बहमानी साम्राज्य की पहले राजधानी कहाँ बोले हैं? गुलबर्गा से पहले नहीं, बीदा भी, ठीक है बॉस। इसकी पहली राजधानी कहाँ बोले जी? गुलबर्गा।
किसकी? बहमानी साम्राज्य की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसकी पहली राजधानी तो गुलबर्गा ही थी और इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? बीदर। तो क्वेश्चन अब यहाँ से आता है कि बताइए बहमानी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी बीदर बनाई थी? और बहमानी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी बीदर को बनाई थी? सियामुद्दीन अहमद प्रथम। एक और क्वेश्चन यही से आता है, बहमानी साम्राज्य यही होते हैं कि बताइए कि रूसी यात्री निकितिन किस बहमानी शासक के दरबार में आता? बोलिए बोलिए टाइगर जी, बोलिए विनोद टाइगर, बोलिए। देखिए क्या बोला, जस्ट क्वेश्चन क्या बोला, बताइए क्वेश्चन क्या बोला? हाँ, रूसी यात्री निकितिन ये जाते हैं नहीं, इसी वर्ष से अपने एक शासक थे, यानी कि बहमानी साम्राज्य के बड़ा शासक था जो कि अपना कौन किसे मोहम्मद तृतीय के दरबार में आता, ठीक है? रूसी यात्री निकितिन मोहम्मद तृतीय के दरबार में आता है। लास्ट क्वेश्चन में बहमानी साम्राज्य का स्थापना कब किया गया? 1347। मेहनत करो या मेहनत नहीं। मोहम्मद तृतीय ही ना सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। नहीं वो उसने किया, मोहम्मद था, मोहम्मद प्रथम था वो। प्रथम गुप्ता के विरुद्ध किया था। कुछ कहा था उसका वाक्य है दिखी तरफ। और से नल कुछ ऐसे कर। चलिए बिल्कुल, बहुत सुंदर। अगला बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया ठीक है, किस महासागर में? प्रशांत प्रशांत महासागर। बहुत सुंदर और जबरदस्त। भारत के तो स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन है किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, जानते हैं यही बंदा बोलेगा ट्रीटमेंट टेक्निक एक और कथन आ जाता है कि वह कौन सा दिवस है? यह कथन किस भारत के स्वतंत्रता के संबंध में यह कथन किसका है कि भारत के विभाजन के लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है? तो क्लिटिमेंट हेडली का ही बयान, ठीक है? एक और क्वेश्चन एक कथन है, ये क्वेश्चन आता है कि डोडो की वजह से जब हम स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ेंगे ना उस समय बहुत मजा आएगा पढ़ने में। उस समय एक क्वेश्चन आता है कि यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि डोडो भारती की तरह ही, ठीक है, डोडो भारती की तरह ही बोलिए ब्रिटिश उपनिवेश का साम्राज्यवाद भी भारत में खत्म होने वाला है और यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य को जल्द से जल्द निकलना चाहिए। यह कथन किसका है? विंस्टन चर्चिल कहेगा। नहीं। अरे यार वो जस्ट उसका माइंड में नाम है, उसे जस्ट बोलते हैं। नहीं। चलिए ठीक है, उसके बाद आप लोग भी जो भी व्यूअर होंगे आप लोग भी जरूर से क्वेश्चन को अपना नेट नहीं देखिए क्या बोलते हैं, जो लोग अगर गूगल कर रहे तो गूगल मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं जानते होंगे, जो लोग क्वेश्चन नहीं जानते होंगे वो लोग गूगल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े हुए उसको सोचिएगा, ठीक है? अभी मेरे माइंड से सडनली उतरा हुआ एक क्लिप नहीं ना है। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अष्टोपट क्लिप था, ठीक है? इसको किसने कहा है? अष्टोपट क्लिप। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, पाकिस्तान के अधिकतर वाले शहर और अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? और बहुत पीओके किस नदी किनारे है? पीओके नाम नीलम। बहुत बेहतरीन। ओ अरे जबरदस्त है। कोर्स ध्यान शास्त्री किस खेल में खेला है? गोल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको जस्ते से लेपित लोहा को क्या कहते हैं? जस्तेदार। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन और जबरदस्त, किस गवर्नर अथवा वायसराय ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए, ठीक है क्वेश्चन सुनिए भाई, क्या बोला है? किस गवर्नर अथवा वायसराय ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे प्रांत को दिया था? डलहौजी। कौन? डलहौजी। बहुत बेहतरीन। अगला ये एक बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है? देखिए प्रकाश संश्लेषण जब बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ज्यादा नहीं ले रहे, बस एक बार प्रकाश संश्लेषण देखिए कैसे अपचयन तथा उपचयन दोनों क्रिया है, ठीक है? और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, ठीक है, प्रकाश होने के लिए 4 चीजों का अत्यंत आवश्यक बना है। किसका वो ये चाहिए? CO2 चाहिए, अपना एक ताप अपना हो गया, फिर अपना एक जल हो गया और एक अपना क्लोरोफिल हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण में एक बार स्टेप ले लीजिए, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण क्या बोले हैं? क्लोरोफिल भी जैंथोफिल, ठीक है? क्या बोले? क्लोरोफिल भी तथा जैंथोफिल होता है। और क्वेश्चन क्लोरोफिल से एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लिए कि क्लोरोफिल के कारण कैसा होता है? हरा। और यही से एक और क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के बहुत से क्लोरोफिल के क्या बोले केंद्र के
क्लोरोफिल के कहने में क्या होता है मैग्नीशियम का एक परमाणु, ठीक है, यानी कि बोलिएगा कि मैग्नीशियम का एक परमाणु। जब प्रकाश के समय चैप्टर वालों को विस्तृत पढ़ाएंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा देंगे, ठीक है। अरे बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन आ जाए एक्सप्रेस के ऊपर आएगा। लूनर कास्टिक किसका है? इसका सोना कौन बोला? चलिए लूनर कास्टिक किसका है? चांदी का। चांदी का और जरा बता दिए। हॉट सिल्वर हो गया, रूबी सिल्वर हो गया, ठीक है, पैरागाइट हो जाएगा, ठीक है, हॉट सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक, पैरागाइट, ठीक है। और इसका एक हां एक है अस्पेनाइट और अस्पेनाइट, ये सभी क्या है? चांदी का आया। और ये चीज नहीं है पढ़ा देंगे, छोड़ दिया कुछ नहीं। अगला ये गलजिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? वही अपना श्रावण करना होता क्या कहते हैं? एक बात ये होता क्या है ना कि अपना एक बोलिए पुटिका में बांध के जितना उसमें सामान होता है पूरे पदार्थ होता है उसको पुटिका मारता है, पुटिका मार के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, इसीलिए से कहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, यातायात के प्रबंधन हो गया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सब इसी को कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसे होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून अथवा लौटती मानसून से होता है, जबकि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जो कि पूरे बारिश का 85% अमाउंट से अधिक है। एक गलती मार कर आ गए, उत्तर भारत में जो वर्षा होती है किस मानसून से? बहुत बेहतर। उत्तर भारत में जब आप बोलेंगे 22 ऑप्शन हो गया, अगर जब इस तरह से बोले एक अपना हो जाएगा चक्रवात की वजह से, एक अपना विक्षोभ की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ, तो वही ना बोले हैं, तो चक्रवात के लिए अलग केस हो जाएगा और विक्षोभ के लिए अलग केस हो जाएगा। दरोगा में आता है। हां मेरे साहब बना रखा है किसके में 2446 मार दे हैं, इसको गलत मार दे हैं। बहुत सुंदर, लाजवाब सिला को 50 लाख दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन बोलिए। ओ भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकार किया गया था 22 1947 और 24 जनवरी 1950 यानी कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय चीज को कब 26 जनवरी 1950 को। और यही जो मेरा क्या करेगा बॉस की कैलेंडर ले लीजिए, कैलेंडर को क्या बोले, राष्ट्रीय कैलेंडर का मान्यता अपना कब दिया था आज 22 मार्च 1957 को। और जब यही मेरा क्वेश्चन किसका का है 1 लाख की क्वेश्चन आ जाती है जी। 14 सितंबर 1949 को हिंदू को भारत का राजभाषा घोषित किया जाता है। अगला जस्ट बहुत सुंदर, और यही जब मेरा क्या करे कि प्रस्तावना संविधान सभा रखा 22 जनवरी सॉरी ठीक है 22 जनवरी 1947, ठीक है 22 जनवरी 1947। यहाँ से देखिए 7 क्वेश्चन है, उसको माइंड में जरूर फिट कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि एग्जाम से क्या करेगा, बार बार पूछेगा, ठीक है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कब निर्वाचित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। आप मुझे बताते हैं कभी उसको जब चर्चा में आए तो बढ़िया से करते जाएगा, बिल्कुल सही। अगला ये क्वेश्चन आपका कहो, सल्तनतकालीन शासकों में किसने इक्तादारी प्रथा को खत्म किया था? बहुत सुंदर। अरे बेशर्मो, आप सभी लोग 50-50 लाख रुपए ठीक है, आप सभी लोग कितने का 50-50 लाख का बहुत बढ़िया। इक्तादारी प्रथा को खत्म करता है किसने, कौन? इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा को खत्म करता है अलाउद्दीन खिलजी और उसको अपना कौन रखा है फेस्ट, ठीक है। क्या बोला, इक्तादारी प्रथा को खत्म कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, और उसको पूरा कौन लगाता है? और यहीं से एक और क्वेश्चन ये दे देता है कि बहुत सुंदर कि तुर्कान या चेहरगान को किसने खत्म किया था? लगाया बनाया तो बहुत बेहतरीन। तो अगला लिस्ट बताइए, भारत की राजधानी दिल्ली सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वप्रथम की थी? इल्तुतमिश। बहुत बढ़िया। और गुलामों का गुलाम किसे कहता है? इल्तुतमिश। और इल्बरी तुर्क कौन था? इल्तुतमिश ही था, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अगला लिस्ट बताइए,
तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? नाभिकीय नाभिकीय समय। समय है। तो नाभिकीय समय की खोज किसने किया है? बहुत हेंस बेहतर, ठीक है। नाभिकीय समय की खोज किसने किया है? हेंस बेहतर, बहुत बेहतर। अरे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्त्री कौन है जी? ग्लूकोज है। ग्लूकोज। ये बताइए कि ग्लूकोज किससे प्राप्त किया जाता है? हाँ तो ठीक है, मतलब जल से कि CO2 से, किससे? ग्लूकोज किससे प्राप्त किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में। हाँ CO2 से। बहुत बेहतर, अरे जबरदस्त। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने बहुत पहले भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1929 को। तो देखिए आज हम लोग स्पीडी के चैप्टर में क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और कल आप लोगों का वर्क क्या है कि इसमें आरआरबी महेंद्र घाट 8/1/2006, ठीक है। हाँ आरआरबी महेंद्र घाट, आप लोग भी व्यूअर्स और बोलिए जो भी हमारे भाई बंधु हैं सभी, 8/1/2006 आरआरबी महेंद्र घाट, इसको आप लोग स्पीडी में जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ बताते हैं क्या बोले हैं, 8/1/2006 आरआरबी महेंद्र घाट से लेकर के आरआरबी भुवनेश्वर 5/2006 तक, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर। ओपी जी थोड़ा सा स्पष्ट ओपी जी ना लुसेंट, ठीक है। जब हम लोग लुसेंट पर आते हैं तो देखिए लुसेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़ना था, हिस्ट्री मिला था और साइंस मिला था। हिस्ट्री में क्या पढ़ना था हम लोगों को, बाबर पढ़ना था, हुमायूं पढ़ना था तथा शेरशाह, इन तीनों शासकों के बारे में पढ़ना था। उसके पश्चात साइंस की जब बात करते तो क्या पढ़ना था, केमिस्ट्री चैप्टर था। केमिस्ट्री में पढ़ा था क्या बोलिए, पदार्थ के बारे में। दूसरा में अपना क्या अणु तथा परमाणु के बारे में। तीसरा अपना क्या बोलिए गैस के बारे में, ठीक है। और चौथा अपना क्या पढ़ा था, आवर्त सारणी के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सीधा टू द पॉइंट हिस्ट्री से, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम आइए फटाफट क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन बोले कि कहानी बता दी, बताइए क्वेश्चन बोलो पहले। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि हुमायूं ने इतना क्वेश्चन पर चलिए बोलते हैं, देखिए अरे सर हुमायूं नहीं हूँ, उसने बाबर के ऊपर थोड़ा ले लिया कहानी, आप लोग ले लीजिए दोनों में स्टाइल ज़्यादा होता है। देखिए बात करते हैं बाबर की। बाबर की देखिए जब बात होती है तो बाबर जानते हैं बाबर का जन्म 1483 में फरगना में होता है, ठीक है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, ठीक ना। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, तथा इसके माता का नाम क्या था, कुतलुक निगार खान। ये देखिए जितने भी बोलिए, पहले एक बात बोले, देखिए जितने भी बाबर में बोले, जितने बोलिए मुगल वंश में शासक हुए वे सभी के सभी क्या थे, चगताई तुर्क थे, ठीक ना। चगताई तुर्क यानी कि लोग तुर्की साइड के लोग थे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी अपना हो गया। इसके पिता का नाम क्या था, इसके माता का नाम क्या था। अब क्वेश्चन ये आता है, जानते हैं पहले आइए बाबर के द्वारा पहले युद्ध किए हुए, पहले इसके युद्ध के बारे में। बाबर की जब बात करते हैं युद्ध की तो जानते हैं बाबर में 5 युद्ध करता है बाबर, ठीक है। अब पांचों युद्ध हो रहे इसके अपने माइंड में क्या करना है, सेट कर लेना, ठीक है। क्योंकि बार बार एग्जाम पूछा जाता है, इसमें से बार बार एग्जाम पूछा ही जाता है। बाबर का देखिए प्रथम जो युद्ध था वो जानते हैं यूसुफ जैसी जनजातियों के विरुद्ध में था, ठीक ना। क्या बोले हैं कि बाबर का प्रथम युद्ध जो था वो अपना यूसुफ जैसी जनजातियों के विरुद्ध था। और इसमें प्रथम युद्ध के साथ ही भारत के अपना बेजौरा तथा भागौरा क्षेत्र जीत लिया बिल्कुल। और इन्हीं बोलिए जीतने के हाँ बिल्कुल सही जनजाति। अब जब इन्हीं लोगों के लिए अपना जब जीत रहता पहली बार तो यहाँ पर क्या बोलिए मुसलमानों को क्या करता है, कमला से क्या करता है, मुक्त कर देता है। मुसलमानों को किस कर से, कमला तमगा, ठीक है। मुसलमानों को किस कर से, तमगा नामक से क्या होता है, मुक्त कर देता है। अब देखिए अगला जब तो पॉइंट वाली बात क्या आती है कि इसके दौरान अन्य 4 लड़ाई, ठीक है। पहला पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और 1530 में मर गई बाबरा, ठीक है। इसको याद करने का जिनको नहीं याद कर लीजिए, करके सबको याद होगा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और 1530 में मर गया बाबरा। पानीपत देखिए जब पानीपत की पहले उसकी कहानी हुई है, पानीपत में होता क्या है, पानीपत का जब कहानी कहिएगा तो देखिए जैसे पता है ना कि किसी घर में देखते हैं कि बोलिए बहुत घर बहुत धनी थे लोग, राजा महाराजा थे, लेकिन बाद मालूम चलता है कि भैया एकदम नीचे आ गए, एकदम बोलिए रोड पर आ गए। तो उसका मुख्य वजह क्या है कि अपना खुद का पॉलिसी है। सेम टू सेम नहीं बोलिए पानीपत के युद्ध में हुआ था। बोलिए कभी भी बाबर यहाँ पर बोलिए शासक नहीं बन सकता था, लेकिन यहाँ के राजाओं की वजह से ही वो क्या हुआ कि भारत का शासक बन गया। अब देखिए होता क्या है कि पानीपत का युद्ध जो है ना कैसे सर्वप्रथम इब्राहिम लोदी के साथ होता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी का अपने एक चाचा थे जिनका नाम था आलम खां लोदी, ठीक है। जिनके चाचा का नाम क्या था, आलम खां लोदी।
आलम खान लोधी इसको क्या करता है, भैया न्योता देता है कि आ जाओ, जो तुम क्या करो, इस पर आक्रमण करो और हमको दिल्ली का शासक बना, बदले में हम तुम्हारा मतलब गुलामी करेंगे। ठीक है, उसी तरह से राणा संघा जो थे, ठीक ना, राणा संघा के बारे में, राणा संघा भी क्या कहता है कि ये भी बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर आक्रमण करो और हमको यहाँ का मुखिया बना। ठीक है, जब बाबर को ये सब बातें मिलती हैं तो कहता है अरे ये तो सब यानी कि बोलिए आपस में टूटा हुआ है, तो हम बारी बारी क्या कर सकते हैं, सबको यूज कर सकते हैं। वही पहला आक्रमण करता है पानीपत का युद्ध। ठीक है, वही पहला आक्रमण क्या करता है, पानीपत का युद्ध। तो देखिए जब पानीपत का युद्ध है कि फाइनली किसके बीच, बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच में। और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि इब्राहिम लोधी का इस युद्ध में कबल युद्ध स्थल में मारा गया था, जो कि पहला सल्तनत कालीन शासक था जो अपना का युद्ध स्थल में मारा गया था। इसका दोस्त विक्रमादित्य का बिल्कुल, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी इसी युद्ध में मारे जाते हैं। और एक और मजा ले लीजिए, मजा वाली बात क्या आती है, मजे वाली बात नहीं करते हैं। यही पर जानते हैं पानीपत युद्ध में क्या होता है कि इसने क्या बोलिए कि उस्मान विधि, ठीक है, कब है उस्मान विधि, रूमी विधि, तुगलमा विधि या ऑटोमन पद्धति। ठीक है, उस्मान विधि, रूमी विधि, तुगलमा विधि या ऑटोमन पद्धति का अपनाया था। और ये पद्धति किसमें पाई जाती थी, तोप में। ये पद्धति किसमें, तोप को चलाने के लिए। और इसके प्रमुख तोपची कौन थे, अली, बस मुस्तफा तथा अली इसके प्रमुख तोपची थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, एक नंबर यहीं से पड़ेगा क्वेश्चन। जस्ट आपका पर यह आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। जस्ट पानीपत ये बताइए क्वेश्चन आप लोग से, पानीपत में बाबर के युद्ध, बाबर के जीतने का मुख्य, पानीपत का युद्ध बाबर के द्वारा जीता गया, इसके सबसे मुख्य वजह क्या है, बहुत सुपर, एक नंबर आप सब लोग खो चुके हैं। आप लोग फिर से एक नंबर बहुत बढ़िया। बाबर को देखिए क्या बोला कि पानीपत के युद्ध जीतने का मुख्य वजह क्या, कुशल सैनिक संगठन था। ठीक है, उसका मुख्य था क्या था, कुशल सैनिक। वो इब्राहिम लोधी के बारे में लिखता है, कौन लिखता है, बाबर, कि वो बोलिए इब्राहिम लोधी तो निस्संदेह वो बोलिए वीर बनता था। कैसा था, वीर बनता था, लेकिन उसमें क्या बोलिए कुशलता का अभाव था, उसमें कुशलता का अभाव था। जय मन जैसे अभी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग हैं। ठीक है, जब भी मन इब्राहिम लोधी का मन करता था, उसी समय मुझे क्या करता था, लड़ाई लड़ने लगता था। ठीक है, जैसा ईमानी सब सुस्ती में उसका सेना, और अभी आया क्या बोला, चलो अभी लड़ो, अभी मार काट करो, यानी कि उसमें क्या कुशलता की कमी थी। तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन ध्यान देखिए, इसकी कुशलता की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यह है कि पानीपत में बाबर की युद्ध का मुख्य वजह क्या था, उसकी सैनिक कुशलता को सैनिक बहुत बढ़िया। और देखिए पानीपत की युद्ध हो गया, पानीपत की युद्ध खनवा का युद्ध, खनवा की में तो जस्ट राणा संघा की कहानी हुआ ही है कि राणा संघा जी क्या करते हैं कि बाबर जी यहाँ पर आइए इंडिया में और हमको क्या चीज हराइए और हमको दिल्ली का शासक बनाइए। कहते हैं ना, ये जब देखते कहते ससुर तो हमरे पैदा, वही आता है और इनको क्या करता है, खनवा की युद्ध में हरा देता है। और खनवा की युद्ध जीतने के लिए कौन सा नारा देता है, जिहाद का नारा देता है। पहले खनवा की युद्ध को जीतने के लिए कौन सा नारा, जिहाद का नारा देता है। जिहाद का तात्पर्य क्या होता है, जिहाद का तात्पर्य होता है काफिरों को मारने वाला। ठीक है, काफिरों को मारने वाला। अगला इज टू द पॉइंट, और इसी से गाजी को बिल्कुल। और इसी युद्ध में स्पेशल पर, हाँ बोलिए जीतने के बाद वो फेम से नारा लगा, हाँ बिल्कुल, गाजी के ऊपर, ये क्या कह रहा है, जीतने का पश्चात क्या करता है, गाजी की उपाधि देते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात में ये राणा संघा जब बसते हैं, जब जेल में उनको डाला जाता है तो लास्ट में उनको जहर जबरदस्ती पिलाकर मार देता है। इसलिए कभी फर्स्ट बार किसी से किसी को क्या ईमानदारी पूर्वक बोलते हैं, जलन पहले उस तरह से नहीं रखना है। ठीक ना, आई नहीं कह रहे होकर इतना बात, चलो हम कोकन जी ये सब कभी काम नहीं। ठीक ना, कभी नहीं काम नहीं, ईमानदारी ये कहिए कि हमारा में क्षमता है, हम क्या चीज से आगे बढ़ जाए, ये चुना चाहिए। चलिए इस यूज से हम एक सीख ले सकते हैं। पानीपत हुआ, खनवा हुआ, पानीपत का चंदेरी, चंदेरी का युद्ध के साथ होता है भाई, बस चंदेरी का मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में होता है। और क्या करता है, मेदिनी राय को भी घास कर मारता है और उन बंदे को भी हराता है। लास्ट में पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा किसके साथ होता है, अफगानों तथा के बीच में। अफगान तरफ से महमूद लोधी लड़ा, बिल्कुल बहुत अफगानों तथा बाबर के बीच में। और इस युद्ध में बोलिए अफगानों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, महमूद लोधी। और देखिए अफगानों की तरफ से थोड़ा सा आता है, आप लोग जब पढ़े होंगे प्रांतीय स्वतंत्र शासक, एक क्वेश्चन बताए थे बंगाल का जो है एक शासक बताए थे नुसरत शाह। ये वही नुसरत शाह के साथ समझौता करता है
कि बोलिए अगर हम युद्ध करते हैं किस बात अफगानों पर, तो तुम जो इन लोगों को शरण नहीं दोगे, और अगर शरण दिए तो तुमको भी कूट दिया जाएगा, ठीक है। तो वही बोलिए आपस में दोनों लोग क्या करता है, समझौता करता है। तो यानी उसके द्वारा लड़ाई 5 युद्ध थे ना, पहला इससे युद्ध था, उसके बाद पानीपत, फिर खनवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। अब 1530 में मर गया बाबर, ठीक है। जब 1530 में चला काट, दुनिया में जो भी आया वो सबको जाना है, लेकिन यहाँ पर रह जाएगा तो कैसे आपका केवल कीर्तिमान रह जाएगा। आप कायर है कि कीर्तिमान है, यही चीज आपका जिंदगी भर रहने वाला है। अब जब बात किसकी करते हैं, 1530 में बेचारे के बंदे की मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो पहले उसको कहा अगर आगे आराम आ जाए, लेकिन इसकी इच्छा थी नहीं, हमें जो काबुल में दफनाना है, इसलिए फिर क्या किया यहाँ से काबुल में बंदे को दफना दिया था। बहुत अब बात करते हैं बाबर की। बाबर जानते इसके द्वारा कुछ किए गए कार्य की बात करते हैं। ये जानते हैं ये बंदा बोलिए कि तुझके बाबरी नामक पुस्तक लिखा था तुर्की भाषा में। क्या है, तुझके बाबरी नामक पुस्तक लिखा था तुर्की भाषा में, ठीक है। बहुत बेहतर, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाबर के द्वारा कुछ किए गए कार्य, ये बंदा जानते हैं। तो ये बाबर नाम अपना तुर्की भाषा में लिखता है। ये बताइए कि बाबर नाम एक क्वेश्चन ये बार पूछा जाता है कि बाबर तुझके बाबरी को बाबर नामा के नाम से, अथवा बोलिए का तुझके बाबरी को बोलिए का तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद कौन करता है, अब्दुल रहीम खान ने कहा। ये देखिए इस पुस्तक में क्या करते हैं जानते हैं, बोलिए बाग बगीचों का अपना बोलिए बहुत ज्यादा वर्णन करता है, और 4 बाग का भी वर्णन किया है। और यही बोलिए तुझके बाबरी पुस्तक में कहता है, कौन कहता है, बाबर तुझके बाबरी पुस्तक में कहता है, मतलब वर्णन करता है कि अगर बात करते हैं भारत के सबसे कैसी बोलिए महानतम शासकों में, एक अपना हीरो है कौन, कृष्णदेवराय। टुल्लू वंश के हीरो में हीरो, महा हीरो, वीरों के वीर सूरवीर कौन है, कृष्णदेवराय, जिनको क्या बोलता है कि तत्कालीन बोली भारतीय राज्य में सबसे अपना क्या है प्रतापित। अब देखिए बाबर क्या करता है, बाबर जानते हैं अपना एक मुंबईयान नामक शैली भी चलाता है, ठीक है। क्या बोला है बाबर को, क्या बोला है मुंबईयान नामक शैली भी चलाता है, तथा शाहरुख नाम एक सिक्का भी चलाता है, ठीक है। बहुत। अब देखिए बाबर की बातें क्या आती हैं, तो बाबर की एक बातें आती हैं कि बाबर जानते हैं बड़ा लेकिन रहेगा, बोलिए इसे युद्ध तो जितना है भैया करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा बोलिए बेहतरीन भी आदमी रहे, अच्छा आदमी। इसके जानते इसी उदारता की वजह से उपाधि मिली थी, यानी कि कलंदर की उपाधि किसने दी थी, बाबर। बहुत। अगला जस्ट तो पॉइंट पे हम लोग किसकी बातें करते हैं, तो एक राशि क्वेश्चन आती है, और क्वेश्चन जस्ट अपना यहीं पर ही आता है। हाँ इसने एक और क्वेश्चन आता है कि बादशाह की उपाधि बाबर ने कहाँ पर ली थी, काबुल में। क्या बोला है बाबर ने, थोड़ा सा बाबर ने बादशाह की उपाधि कहाँ ली थी, काबुल में। और एक और थोड़ा सा एक और देखिए इसमें क्या मजा आता है, एक और चीज इसमें विशेष इन्फॉर्मेशन, इसके पहले बोलिए सल्तनत काल में जितना भी हम लोग शासक रहते हैं उस राजा क्या बोला जाता था, सुल्तान, ठीक है। बाकी हम लोग बाकी हम लोग भारतीय राज्य में बोलिए सम्राट बोला जाता था, और सुल्तान को भी राजा बोला जाता था। लेकिन ये बोलिए बंदा जब से आया तो वहाँ क्या किया, अपना बादशाह टाइटल शुरू कर दिया, ठीक है। इसने बादशाह की गाजी की, ठीक है, गाजी की सबके अपना उपाधि भी दी थी। और ये क्या बोलिए कि नक्शबंदी सिलसिला का क्या था, चेला था। क्या बोला किसका चेला था, नक्शबंदी। क्वेश्चन बनाइए नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन है, अरे हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन कल का, बहुत बढ़िया। भारत इसका बहुत सुंदर आपका भी सही है। इसका देखिए इसका अपना क्या बोलिए कि ख्वाजा उद्दौला का चीज में इसका स्थापना करते हैं, और भारत में इसका प्रचार प्रसार करते हैं, बाकी बिला करते हैं, तथा उनके शिष्य शेख अहमद शहीदी के साथ करते हैं, जो अकबर के समय बहुत। अगला क्या बोलते हैं, बात करते हैं लोग इसकी हुमायूं की। देखिए जब बातें हुमायूं की बात करते हैं तो मजा क्या आता है। हुमायूं बोलिए एकमात्र ऐसा बोलिए मुगल शासक था जिसका कभी जो 2 बार गद्दी पर बैठा था। तो क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन ये है, वह सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसका 2 बार, पहला और एकमात्र शासक जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, कौन सा, और एकमात्र शासक कौन था जो बोलिए 2 बार जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था। अच्छा हम क्या बोलते हैं, मुगल बोले हम लोग मुगल कालीन, सल्तनत काल में। चलिए ठीक है, ये सल्तनत काल का एक शासक थे, ठीक ना, औरंगजेब। अरे सल्तनत का एफएस थी जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, ठीक है। अब एक बात बोले थोड़ा आवाज का, ठीक है। अब देखिए बात हुमायूं, तो हुमायूं पर जब थे ये क्या बोलिए कि ये पहला और एकमात्र ऐसा मुगल काल का शासक है जिसका क्या बोले जो 2 बार गद्दी पर बैठा है। बात करते हैं हुमायूं, देखिए हुमायूं का जन्म
1508 को काबुल में होता है, ठीक है। क्या बोले हुमायूं का जन्म 1508 को काबुल में होता है तथा ये बंदा का 1530 में गद्दी पर बैठता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है हुमायूं का माता का नाम क्या था, तो महाम सुल्ताना, ठीक है। हुमायूं की माता का नाम क्या था, महाम सुल्ताना। अब देखिए होता क्या है कि जब बाबर जब अपना बोलिए यहाँ पर एंट्री करता, कहाँ पर एंट्री करता, अपने इंडिया में, तो पहले तो बोलिए छोटा छोटा प्रांत प्रशासन किया था। एक बार थोड़ा सा बाबर के बारे में कहानी लीजिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि वह शासक कौन है, बोलिए जिसके जीवन से, बोलिए जिसके जीवन के संयम तथा धैर्य से हम लोग सीख ले सकते, तो वो बाबर ही है। क्यों बाबर है ये, बोलिए बंदा बाबर जो है अपना कहाँ से थी, अपना यहाँ से बोलिए यहाँ तक, यहाँ से अपना यहाँ आता था, यहाँ से अपना यहाँ आता था, और यहाँ से जब इधर जीत के आता था तो इधर से अपना था उसका बोले चाचा दादा नाना कोई इस पर शासन कर रहा था, तो वही बोले बड़ा परेशान था। तो जब वो इंडिया में आया तो देखा कि इतना बड़ा प्रांत है तो इसको कैसे जीता जा सके, इसको मतलब कैसे इस पर शासन किया इसने। तो इसी के लिए क्या किया तो बोलिए कैसे विभिन्न स्थानों को सुविधाएं अथवा गवर्नर जो अपना कैसे अपने विभिन्न बेटों को बनाता चला गया। अब उसमें होता क्या, जब इसकी मृत्यु 1530 में हो जाती है, इसका बेटा हुमायूं क्या करता है कि अपने चारों भाई, ठीक ना, इसके 3 अपने भाई तथा एक इसके चचेरा भाई, क्या है इसके 3 अपने भाई तथा एक चचेरा भाई, चारों भाइयों के बीच क्या करता है, साम्राज्य को बांट देता है। तो बहुत सुंदर। और कमरान को कहता है कमरान को काबुल को कंधार देता है, ठीक है। अस्करी को हिंदाल देता है, अस्करी को संभल देता है, अस्करी को संभल देता है, और हिंदाल को क्या देता है, वही मारवाड़ तथा मेवाड़ देता है। और इसका एक चचेरा भाई जिसका नाम सुलेमान, सुलेमान जो है बदखासा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हुमायूं शासक बनने से पहले कहाँ का सुविधा था, ठीक है, कहाँ का, बदखासा का, बहुत बेहतरीन। अब बात क्या होती है, जब बंदा बोले गद्दी पर बैठा है तो इसी का बोलिए अपना है समय में बाबर के समय से था एक बंदा था, बाबर कहाँ का था, माने राजगद्दी को बैठने से पहले शासक क्या चला फरागना वही का ना, हाँ अरे समरकंद के युद्ध में हार गया था, इससे पहले समरकंद का युद्ध हुआ था। बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है, मामला रहता था। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। अब देखिए इसी का जानते हैं, एक बंदा था शासक, किसका, इसी का अपना एक बंदा समकालीन शासक था जिसका नाम था शेरशाह। शेरशाह जो राम भैया का चीज मतलब खाटी भोजपुरी बंदा था, ठीक है। अब वो बंदा क्या किया, इसके नाक में दम करके रख दिया। होता क्या है कि देखिए हुमायूं के द्वारा, हुमायूं ने तब ले 4 युद्ध लड़ा, ठीक ना, देवरा, चौसा, कनौज अथवा कनौज बिलग्राम और लास्ट अपना सरहिंद। फिर से सुनिए, देवरा, चौसा, कनौज या बिलग्राम और लास्ट अपना सरहिंद। सरहिंद के कब लड़ा था, सरहिंद से भी पहले मछुआरा का युद्ध लड़ा, ठीक है। हम क्या बोले हैं, मेनली 5 उसका क्या जरूरत है, ठीक है। अब जस्ट बातें टू द पॉइंट वाली बातें किसकी होती हैं, तो 1 लाख की बातें कहा जाती है कि जब अपना युद्ध होता है तो जानता है क्वेश्चन ये आता है कि चौसा के युद्ध कहाँ किस नदी के तट पर हुआ था, कर्नासा। यही कर्नासा जो हम लोग के बगल से क्या गुजरती है, कर्नासा को जाइए 5 घोड़ा लगे उतना प्राचीन कालीन नदी अभी बची है, ठीक है। यह हुआ कर्नासा। चौसा की कनौज या बिलग्राम का, तो देखिए चौसा की जब शेरशाह लौटा है तो यही अपना कभी शेर खां से शेरशाह की पहली लड़ते हैं, ठीक है। चौसा की कोई शेर खां से शेरशाह की पहली लेता है। और बात करते हैं बिलग्राम का, देखिए जब बिलग्राम का युद्ध होता है तो इसमें शेरशाह क्या करता है, उसको बोलिए बिलग्राम युद्ध के पश्चात भी हुमायूं को निर्वासित होना पड़ता है। निर्वासित तो समझता है ना, जाना पड़ता है, इससे कहा कि अपना सम्राज्य छोड़ के भैया जाना पड़ता है। और इस प्रकार से क्या बोलिए उसका ज्यादातर जीवन क्या हुआ, निर्वासित जीवन अपना कैसे बिताना पड़ा। अब ये भी हुआ। एक क्वेश्चन ये था कि एक और बात हुमायूं के बारे में, हुमायूं बोलिए कि सल्तनत काल के पश्चात, ना क्या बोले हुमायूं सल्तनत काल के पश्चात बोलिए पहला ऐसा सम्राट, बोलिए ऐसा पहला बादशाह हुआ जिसने सोना का सिक्का चलाया था, ठीक है। सल्तनत काल के पश्चात पड़ा ऐसा यही शासक था, बाकी कोई भी शासक नहीं थे। अब एक और चीज क्या क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ने चुनाव का आक्रमण कब किया था, 1532 में। हुमायूं ने चुनाव का आक्रमण कब किया था, 1532 में। और हुमायूं क्या बोले ज्योतिष में विश्वास रखता था, सप्ताह के 7 दिन में कपड़ा पहनता था। हुमायूं के द्वारा ही दिनपरा नगर की स्थापना की गई थी। और यहाँ से बेचारे क्या चीज गिरते लड़खड़ाते मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इस बात का अच्छा सबसे बढ़िया क्या चीज सबसे बढ़िया वर्णन कौन करते हैं, राइटर है जिनका नाम है लेनपुल कहते हैं कि समस्त जीवन की बात ही इस तरह से बेचारे हुमायूं की जिंदगी गिरते लड़खड़ाते अपनी जिंदगी से समाप्त हो गई।
ठीक है, तब लोग बहुत बढ़िया। तो हुमायूं को हम लोग क्या करते हैं, एक बार टू द पॉइंट समाप्त करते हैं। तो ये कर लीजिए, तो हुमायूं नामा के किसने लेके आए जी? बार हुमायूं नामा का बदल देगा। एक क्वेश्चन एक आया था कि हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हुमायूं के पत्नी का नाम भाई हमीदा बेगम। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, हमीदा बेगम ही था। तो क्वेश्चन एक ये भी आता है कि हुमायूं की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था? तो मिर्जा गियास बेग नहीं, इसके उस पत्नी का नाम है हाजी बेगम। हाजी बेगम, ठीक है। क्वेश्चन ये रहता है, क्वेश्चन उसका क्या पूछेगा वो सुनिए कि हुमायूं के किस पत्नी ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। और किसके देखरेख में? तो क्या चीज, मिर्जा गयास के देखरेख में, ठीक ना? सॉरी ना, हाजी बेगम। बेगम हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के देखरेख में किया गया। और इस मकबरे का निर्माण किसने किया था? मिर्जा गयास ने। देखरेख में मिर्जा गयास ने। और एक चीज और क्या जाता है, तो ये बताइए, ये क्वेश्चन पहले थोड़ा सा रिमाइंडर चलते हैं कि भारत में सर्वप्रथम क्या बोले, भारत में सर्वप्रथम बहुत सुंदर, भारत में सर्वप्रथम मकबरा बोलिए बनना किसके समय शुरू? मकबरा नहीं हो, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मकबरा बनना किसके समय शुरू हुआ? इल्तुतमिश के समय। और भारत में पहला मकबरा नासिरुद्दीन महमूद। और देखिए, भारत में पहला दोहरा गुंबद का मकबरा यही हुमायूं का मकबरा था, ठीक है। भारत में क्या बोले, पहला दोहरा मकबरा, दोहरे गुंबद वाला मकबरा किसका था? हुमायूं का मकबरा, ठीक है। भारत में दोहरा गुंबद का मकबरा किसका था? हुमायूं का मकबरा। बहुत बढ़िया। अब बात करें किसकी? अब हम बात करें शेरशाह की। बोले हुमायूं का समकालीन कौन था? शेरशाह, ठीक है। हुमायूं का समकालीन कौन था? प्रसाद। जब शेरशाह की जब बात कर रहे हैं तो ये शेरशाह जानते हैं, शेरशाह का जन्म वर्तमान में कच्छ में जो हिसार हरियाणा है ना, इस बंदे का वहीं पर जन्म हुआ था शेरशाह का। शेरशाह के पिता का नाम था हसन खां, ठीक है। शेरशाह के पिता का नाम था हसन खां। ठीक बताइए, शेरशाह ठीक है, क्या बोले हैं, इसके इनके पिता का नाम क्या था? हसन खां। और हसन खां जो पिता जो हुए हैं, ठीक है, वो बोलिए अपना कहा के यूपी में एक जगह है जौनपुर के जमींदार थे, जिसके अंतर्गत अपना सासाराम भी आता था। देखिए, जो शेरशाह बंदा था, ये बोलिए बचपन से थोड़ा सा इससे मतलब ये था, ठीक है। ऐसा बोलिए कहावतों में सुनने को मिलता है कि शेरशाह बोलिए अपने, देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन शासकों में कौन मतलब अपने कैसे बोले उच्च शिक्षित विधा? तो शेरशाह शिक्षित विधा। ये बंदा कहाँ जाकर अपने शिक्षा लिया था? यही जौनपुर में, ठीक है। ये बंदा कहाँ जाकर शिक्षा लिया था? जौनपुर में शिक्षा लिया था। और इसके बचपन का नाम, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद का था। इसको शेर खां की उपाधि बहार का लोहानी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और जैसा ही हम लोग जस्ट पीछे ही बताए हैं कि वही बोले चौसा की उसके पश्चात इसने कैसे शेर खां से शेरशाह की उपाधि ले लेते हैं, ठीक है। शेर खां से शेरशाह की उपाधि लेता है। और देखिए, बात जब करते हैं इसके द्वारा क्या बोलिए कि भारतीय व्यवस्था में इसका मतलब है, बोलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय इतिहास में, भारतीय इकोनॉमिक व्यवस्था में इसका है। देखिए, सर्वप्रथम ये क्या करता है, काबुलियत प्रथा तथा पट्टा प्रथा यही चलाता है, ठीक है। जमीन को मापने के लिए सिकंदरीगंज, कौन है? जमीन को मापने के लिए सिकंदरीगंज तथा सन की गणना को ये प्रथा यही चलाता है, ठीक है। अगला जस्ट दो पॉइंट इसी का क्या आता है, हाँ, इसी का जस्ट दो पॉइंट अगला नहीं आता है कि सर्वप्रथम का जीटी रोड का रिपेयर कौन कराता है? यही कराता है। कहीं कहीं देता है कि जीटी रोड का अपना कर लिए निर्माण भी देता है और कहीं रिपेयर भी देता है, उससे घबराना नहीं है। जानते हैं अभी जो वर्तमान में जीटी रोड है कहाँ से कहाँ तक था? ये कहाँ से कहाँ तक था? पेशावर से कलकत्ता से लेके हम आगे बोल रहे हैं पश्चिमी, देखिए बांग्लादेश से जो अपना वर्तमान में है ना, पश्चिमी बांग्लादेश से लेकर के, पश्चिमी बांग्लादेश कहाँ गए? यहाँ से लेकर के, ठीक है। और यहाँ से पेशावर तक था, यहाँ से लगा कर क्या बोलिए अपना यहाँ तक था, ठीक है। तो उस टाइम जो जीटी रोड था पश्चिमी बांग्लादेश बंगाल में हुआ। अरे हाँ भाई, बिल्कुल वही ना। तो क्या यहाँ से नहीं बोलते। अब इसी का एक और क्वेश्चन आता है कि शेरशाह के समय जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था? नहीं, सड़क शेरशाह को कहा जाता है सड़क के। अरे नहीं,
इसके समय जीटी रोड को किस नाम से जाना था? सड़क के आजम शेर शाह को कहा जाता है। अच्छा शेरशाह को शेर साहब बात हम तो चलिए। कहते रहे तो बात हम जना सड़क के आजम से खड़ा चलिए ठीक है, सड़क के आजम अपना कच्चे अपने इसको सड़क के आजम भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या करते हैं, तो क्या बोले, काबुलियत प्रथा बोले, पट्टा प्रथा बोले, फिर क्या बोले कंट्रीगंज बोले, फिर सन पे डंडी बोले, फिर अपने जस्ट क्या बोले जीटी रोड। जीटी रोड का जो अपना कहते हैं, हाँ जीटी रोड का निर्माण नहीं कर नहीं हो, सड़क के आजम सुनिए फिर समाधान करो, सड़क के आजम के नाम से हो सकता है इनको भी जाना है, ठीक है। और उस टाइम जो रोड था ना उसके लिए आप लोग कंफर्म रहिए, सड़क के आजम इसको भी कहा जाता है, कंफर्म बिल्कुल से बोल जाते डाल देंगे, ठीक है। ये अपना बात हो गई। अब बात क्या किया जाता है, भारत में जो वर्तमान रुपया मार्केट है ना, तेरे बाबूजी 5 रुपया दिया, मम्मी 10 रुपया दिया, भैया 1000 रुपया दिया, दीदी तेरे 10,000 रुपया दे दिया, कहते हैं ना ये रुपया जो वर्तमान में चले इस शेरशाह की देना, ठीक है। हाँ ये रुपया जो किसी शेरशाह की देना है, और समझिए यही शेरशाह के नाम पर अभी तक हम क्या रुपया का यूज कर रहे हैं। तीन का जानते हैं जो अपने चांदी का बना होता तो अपने 178 ग्राम का था, तथा जो तांबे का बना तो कितना 380 ग्राम का था। अब जब बात क्या होती है, शेरशाह अपने अंतिम क्षण में क्या करते हैं, ये बोलिए कालिंजर को जीतने का प्रयास करते हैं, और जब कालिंजर को जीतने का प्रयास करते हैं तो उसी समय बोलिए इनके बोलिए कि गोला से भाई बैठ रहा एक दूसरे जगह गोला चला गिर जाता है, जहाँ पर अन्य बहुत सारे बोलिए गोला था उसमें आग लग जाता है। तो ये अपना क्या बोले जब आग लग जाता है तो ये बंदा क्या हो जाता है उसमें जल जाते हैं, तो वहां से वो जिंदा तो निकाला जाता है लेकिन बंदे बच नहीं पाते हैं। तो वहां पर देखिए 2 क्वेश्चन आता है कि बहुत किस यंत्र को चलाते समय की मृत्यु हुई थी, हुक्का नामक यंत्र को चलाते समय, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस समय कालिंजर के शासन कौन थे, ये लोग कालिंजर को जीत तो लेते हैं लेकिन शेरशाह बेचारा बच नहीं पाता है। शेरशाह के बारे में अपना एक कथन है, ये बोलिए जब मारवाड़ के राजा राजचंद्र के विरुद्ध अपने जब जाते लड़ने के लिए तो कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के अपने साम्राज्य को खो नहीं सकता, ठीक है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के साम्राज्य को खो नहीं सकता। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है बोलिए हमारा ये सिचुएशन क्या होगा, बहुत बेहतर होने वाला है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, साइंस के बारे में। एगो मेरा क्वेश्चन है शेरशाह से, अब इसके बारे में साइंस के बारे में बोलो, एक बात बोलना। देखिए दोस्तों एक बात बोलेंगे, हम लोग का साइंस में था, आज आपको जस्ट बताया रसायन केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ना था, और केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग को चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ लेना था जिसमें आवर्स सारणी था। लेकिन बोलिए भाई बैड लक समय के अभाव में आज बोलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट को कर रहे हैं, और हम लोग का जो साइंस का चैप्टर है वही सेम टू सेम कर रहेगा। तो आई होप कि आप लोग जरूर से उसको फिर से जरूर बेहतरीन उसके बारे में जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट की। चलिए रेडी, यस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू की गई? वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में, इसका मुंबई और नवी मुंबई जोड़े, ठीक है, बहुत पहली बार जुड़ा मतलब जगह में था, ठीक है, बहुत सुंदर। अगला इस बताइए एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या बोले हैं एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी संयंत्र कहाँ खोला गया है? सीएनजी से इंदौर में। और यही एक क्वेश्चन ये बताइए कि भारत का पहला, ठीक है, क्या बोले भारत का पहला व्यवसायिक स्तर पर, ठीक है, क्या बोले भारत का पहला व्यवसायिक स्तर पर बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र इसको कहाँ खोला गया है? एमपी में, खंडवा मध्य प्रदेश, बहुत खंडवा में, एमपी खंडवा एमपी में। एक और यही से एक क्वेश्चन है अभी चर्चा में किया है, हाँ कि ये बताइए कि सर्वप्रथम कोयला मेथनॉल को बनाने का कार्य किस कंपनी ने किया है? अगला क्वेश्चन बताइए कि मोटे अनाजों से एथेनॉल बनाने वाला उसका संयंत्र पहला कहाँ लगा है? पूर्णिया बिहार। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? अगला बहुत सुंदर और एक जबरदस्ती बताइए विक्रम साराभाई, क्या बोला है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, ठीक है, क्या बोला है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में केरला में सर, भाई कहाँ लोग ध्यान नहीं दिए, इसकी स्थापना गुजरात में की गई है, गुजरात इसको ध्यान रखिए सब भाई। फिर से सुनिए क्या बोला है, देखिए ऐसे बोला है, ये हम इसका देख लिए पूरा रिपोर्ट कार्ड इसका देख लिए बुक है, ठीक ना, इसको पढ़ लीजिए। हम उसको गारंटी बोलते हैं, उसका लिखित हम देते जिम्मेदारी हम लेते हैं का कि अगर 20 दे दे तो 15 से 16 आपको कंफर्म आ दीजिएगा, अगर 20 करंट दे दे तो 15-16 आप कंफर्म आ ही दीजिए, इसमें नो डाउट है, ठीक है। तो इसको जो है क्या रट के सट जाना है, ठीक ना, आप लोगों को भी यही चीज बोल रहे हैं। चलिए बहुत हाँ, तो गुजरात में देखिए क्या बोले हैं
कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? गुजरात में। एक बात बताइए कि हनुमान जी की ना, हनुमान जी की 108 ऊंची प्रतिमा कहाँ खोला गया? गुजरात में। गुजरात का जो मोरबी हुआ था ना, एक और बताइए, मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? गुजरात के मच्छु नदी। गुजरात के मच्छु नदी। बहुत अगला इसका तो क्वेश्चन ये बताइए, इसको ही बोले हाँ, ये बताइए भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया? रेडियो दक्ष विकलांगों का दिन। ये बताइए, ईमानदारी पूर्वक आप लोग पढ़े हैं? हाँ भैया पढ़े नहीं हैं। रुको एक मिनट, ये पहले बताइए क्या बोले कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़े? पहले बताइए। पढ़े हैं तो पढ़े तो फिर कैसे गलती हो गई? ना ना बोल रहे हैं इसको किया गया है गुजरात में ही। इसको भी किया गुजरात में। हाँ, इसका उसका नाम क्या है? दूधवाड़ी। दूधवाड़ी। हाँ, दूधवाड़ी का। रेडियो से सुनिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले सुनिए क्वेश्चन ये देगा कि ना कि भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया है? ये आपको गुजरात में भी ना, ये इसका नाम है दूधवाड़ी। और यही कहेगा कि भारत में पहला, भारत में पहला विकलांगों के लिए रेडियो चैनल कहाँ खोला गया है? ये नागपुर में। इसका नाम दिया गया रेडियो दक्ष। ठीक है, पॉज। अगला जिस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आता है, और क्वेश्चन जानते हैं क्या है? दुर्गा तेल कुआं, ठीक है, क्या बोले हैं? दुर्गा तेल कुआं की खोज किस राज्य में की गई है? बाड़मेर, राजस्थान। राजस्थान में। और इसको किसने खोज किया है? कौन कंपनी? हाँ? इसको किया है इसको किस कंपनी ने? वेदांता समूह। वेदांता। केआर एनर्जी का नाम सुनते हैं ना? केआर एनर्जी देखिए पिछला साल चर्चा में था। केयर एनर्जी देखिए कुछ ना कुछ जरूर पिछला बार चर्चा में था। केयर एनर्जी हमने इसका खोज किया। ठीक है, तो अगला ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, क्या चीज 1 लाख का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आता है ओहो, राष्ट्रीय ई विधान। राष्ट्रीय ई विधान यानी कि नेवा के अंतर्गत, नेवा को लागू करना भारत का पहला राज्य कौन है? नागालैंड। नागालैंड। ये क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि नेवा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ई, नेशनल ई विधानसभा, नेशनल ई विधानसभा, ठीक है, एप्लीकेशन, सॉरी विधानसभा तो विधान एप्लीकेशन, सॉरी दोस्तों एक बार फिर क्या बोला जवाब बोलूंगा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी है कि बताइए भारत का पहला पेपरलेस बजट राज्य कौन है? अरे सॉरी बजट जो भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन है? नागालैंड। अरे ये करेगा भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? केरल। बहुत बढ़िया। देशभक्ति बजट किसने पेश किया था? दिल्ली। बहुत देशभक्ति बजट है, बहुत सुंदर। और देखिए एक और क्वेश्चन आता है, जानते हैं भारत विश्व का पहला अपना का पेपरलेस शहर किसको घोषित किया गया है? भारत ये दुबई को, विश्व का। दुबई। बहुत। अगला ये क्वेश्चन आता है, ओह अरे बहुत सुंदर, भारत का 100वां हर घर जल जीना, फिर से बोल रहे हैं, भारत का 100वां हर घर जल जीना किस जिला को घोषित किया गया? चंबा जिला। चंबा एमपी में। जबकि भारत का पहला हर घर जल जिला बुरहानपुर। और बुरहानपुर क्या बोलते हैं? दक्कन की चाबी बोलते हैं, इसे दक्कन की चाबी बोलते हैं। बहुत बेहतरीन। अगला ये क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आपका सबके ऊपर 1 लाख का है। क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन जस्ट अपने आ गया कि बताइए भारत का पहला हर घर जल वाला अपना राज्य कौन है? गोवा। बहुत बेहतरीन। अगला ये बताइए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, फिर से क्या बोल रहे हैं कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक का स्थापना कहाँ किया गया? डिजिटल वाटर डेटा बैंक जी हैदराबाद। ये पढ़ते नहीं है जी, कौन नहीं है ना, सब क्वालिफाई पास कर रहे हैं आप लोग। नहीं, इसको किया गया है अपना बेंगलुरु में किया गया है। ये कैसे इतना बढ़िया क्वेश्चन आप भूल जाते हैं? 1 लाख का क्वेश्चन है, आएगा तो सीधा आप समझ रहे हैं, 1 नंबर मारिए सीधा 5000 रुपये से आगे हो जाएंगे। एग्जाम का तो भाई यही ना कर रहा एक बार है। फिर से बोल क्या हो? भारत का पहला डिजिटल डेटा वाटर बैंक, डिजिटल डेटा वाटर बैंक का स्थापना कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। अगला तो ये बताइए कि भारत का पहला ट्राई क्लस्टर कहाँ खोला गया? कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक में भोपाल। अगला चलिए एक बात बताइए कि भारत का पहला चिकित्सा शहर किसको घोषित किया गया? भारत का पहला चिकित्सा शहर किसको घोषित किया गया? भारत का चिकित्सीय शहर, ये भारत का पहला क्या बना है? चिकित्सीय
के अंदर इसको पुणे को घोषित किया है जहाँ पर का कि इंद्राणी मेडिसिटी का स्थापना किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि इंद्राणी मेडिसिटी का स्थापना कहाँ किया जाएगा? पुणे पुणे में। अगला क्वेश्चन, अरे जबरदस्त, ये बताइए अफ्रीकी की बोमा तकनीकी, ठीक ना, अफ्रीका की बोमा तकनीकी भारत के किस रिजर्व में अपनाया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव। ये बताइए बोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है मालूम है? हम जानते हैं वो कोई भी जानवर होता है ना, हाँ। जिसका वो क्षेत्र होता है ना, वहाँ उसको खदेड़ के वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। या फिर देखिए उसको एक और बात है, आइए दोस्तों आइए आपको बता देते हैं, लाइए बोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, हो गया। रुकिए, देखिए बोमा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मल सब कुछ किया जाएगा। एक यहाँ से अपना घेरा लगा दिया जाएगा और एक घेरा कुछ अपना इस तरह से। अब इधर से देखिए जितना भी जानवर होगा उसको क्या चीज बोली है कि ला करके इसमें कर दिया जाएगा और ये फिर अपना जानवर का चीज बोले इतना दूर में इन एरिया में अपना हो जाएगा, यानी कि जानवर अपने यहाँ फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? उधर आ जाएगा तो वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। अब जब ये बोलिए जानवर सब यहाँ पर आ जाएगा तो इसको क्या कर दिया बंद जाएगा? कर क्लोज कर दिया, यानी कि इधर के सभी जानवर क्या हुए अपने यहाँ पर आ गए। तो देखिए बोमा टेक्नोलॉजी का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किन्हीं जानवर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो अथवा बोलिए किसी स्थान पर किसी स्थान पर बोलिए प्राकृतिक संरक्षण को बनाना हो। क्यों? या सपोज कीजिए यहाँ पर क्या हुआ भैया हिरण है केवल, ठीक है, अब हिरण इसको क्या कर दी जंगल और साफ कर दी, तो बोमा टेक्नोलॉजी का यूज करके इन लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जिससे यहाँ की क्या बोलिए जंगल क्या बोलिए बचा रह सकता है। चलिए बहुत बेहतर, आइए हम लोग आते हैं अगला। चलिए अगला जो बात क्या करते हैं वो, अरे बहुत बढ़िया, बिग इंडिया 2022, क्या बोला बिग इंडिया 2022 कहाँ हुआ? हैदराबाद। हैदराबाद, बहुत बढ़िया, बेगमपेट हवाई अड्डा। बहुत बढ़िया। देखिए बिग इंडिया 2022 अपना कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ? हैदराबाद। और बहुत से क्या बोला है कि बहुत से ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड अपना किसको घोषित किया गया है? हैदराबाद और मुंबई दोनों को। हैदराबाद प्लस मुंबई दोनों को। पिछला बार जानते हैं इसके पहले एकमात्र भारतीय शहर था हैदराबाद, जिसको क्या बोला है? ग्रीन सिटी ऑफ द केस को घोषित किया गया है 2020 में। अगला जो बात करते हैं तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल, क्या बोले भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत का नाम क्या है? पल्ली, जम्मू कश्मीर। पल्ली, बहुत बढ़िया। अगला भैया आर्ट पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है? आर्ट पार्क बेंगलुरु। बहुत बढ़िया। अब जानते हैं आर्ट पार्क का स्थापना कहाँ किया है? बेंगलुरु में। एक बात बताइए आर्ट पार्क का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय और ये आईआईसी बेंगलुरु के द्वारा। ये बताइए आर्ट का देखिए लोग क्या कर सकता है एग्जाम, आर्ट का एग्जाम फुल फॉर्म पूछ सकता है। आर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्या बोला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। अब मान लीजिए आपका एग्जाम में क्या दे भैया आर्ट में देके कह दे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। इसके द्वारा आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1 लाख का ये रहा, ओ बहुत लाजवाब। ओ सीडीआरआई बोलिए, हाँ तो क्या बोला है सीडीआरआई में जी? ये बताइए सीडीआरआई का 30वां सदस्य इसका कौन बना? इसका 30वां नाम मेडागास्कर। बहुत बेहतर, मेडागास्कर। और अगला जो क्वेश्चन ये है कि वो सीडीआरआई किस देश की पाल है? ये भारत की पाल है। और देखिए भारत की 2 चीज पाल है, एक अपना आईएसए हो गया और एक अपना सीडीआरआई हो गया, ठीक है, बहुत बेहतर। तो क्वेश्चन अभी ये क्या है कि बताइए सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल डिजास्टर कोलिजन डिजास्टर। हाँ कोलिजन डिजास्टर, ठीक है, क्या बोला है? कोलिजन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कोलिजन डिजास्टर, बस कोलिजन डिजास्टर कोलिजन डिसाइडर कोलिजन डिजास्टर, ठीक है, और नहीं सुनिए आप, ठीक है, कोलिजन डिजास्टर फॉर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन, अरे जबरदस्त, अरे बहुत बेहतरीन। WHO ग्लोबल, ठीक है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्थापना कहाँ किया गया?
बहुत बेहतरीन, गुजरात में है। मोदी जी के नाम WHO, फिर से सुनिए क्या बोला है, WHO, जितना सुनिए, WHO सेंटर, ये नाम है WHO सेंटर, और सॉरी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। WHO सेंटर क्या बोल रहा है, फिर से सुनिए, WHO सेंटर, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यह स्थापना कहाँ किया गया है, गुजरात में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का नाम क्या है जी, पाटन सुरंग नहीं, सिंगलीला की सिकुला कहाँ, सिकुला सुरंग, और सिकुला सुरंग है कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख में बहुत बेहतर। एक बात बताइए, सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है कहाँ से, दिल्ली के लाल किले से। बहुत बढ़िया, दिल्ली के लाल किला से इनको मनाया गया है, क्योंकि वहीं से सीता और दिया जगवा गया। था, ठीक है, वो क्या किया था, इनको बंदा वहीं पर क्या कर दिया था, मारा कर दिया। अब एक बात आता है, एक और वहीं से बात आता है कि बोलिए कि ये जो अपने मोदी चाचा कौन, प्रधानमंत्री कौन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री 108 श्री मोदी चाचा, ठीक है, वो क्या किया है कि बोलिए रात्रि में जाने वाले, ठीक ना, दिल्ली के लाल किले में पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है, रात्रि में, हाँ, मतलब रात्रि में भाषण देने रात्रि में भाषण देने वाले, बोलिए जाने वाले भाषण देने के लिए पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है, कौन, मोदी जी। श्री 108 श्री मोदी चाचा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा किस राज्य में शुरू की? मुंबई में। बस मुंबई में। एक बात बताइए कि इसके लिए नकीस से कुछ चलाया गया है, भाई चलो है, चलो है, चलो है, चलो है। इसको चलो है, चलो ऐप से भैया क्या करना है कि 100% डिजिटल बस सेवा को मैनेज करना है, और चलो इसके पास जाते क्या किया था, इसके तो टिकट को बुक किया है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपका सिर्फ को, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी लैब का स्थापना कहाँ किया गया है, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी लैब ना हैदराबाद में। हैदराबाद। बहुत देखिए, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हैदराबाद। भारत का क्या बोला है कि ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ, हैदराबाद। और यहीं से जस्ट विंग्स इंडिया 2022 फर्स्ट, हाँ, विंग्स इंडिया 2022 कहाँ, हैदराबाद। हैदराबाद। और यहीं से जस्ट एक और क्वेश्चन है, हैदराबाद में किया गया जी, यहाँ ने लिखा, हाँ, हार्टफुलनेस, किसने कहा, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी, इसको कहाँ बोला गया, हैदराबाद में। आप लोग बोल नहीं रहे, बोलिएगा हैदराबाद नहीं बोला। तब इन चारों का कहा, हैदराबाद। अगला ये क्वेश्चन बताइए, ओहो, ये बताइए कि विश्व के सर्वप्रथम किस देश ने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा का दर्जा दिया, और दूसरा देश चेक गणराज्य, अफ्रीकी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि वन्य जीवों का लेकर सरकारी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, इक्वाडोर। और यही है बताया गया विश्व का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज किस देश बनाया गया है, वियतनाम राज्य में। सुनिए क्या बोला है, विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पैदल पुल कहाँ बनाया गया है, चेक गणराज्य में। और यहीं से जस्ट हमारे ये क्वेश्चन का है कि विश्व का सबसे लंबा, ठीक ना, शीशे का पुल कहाँ बनाया गया है, वियतनाम, जिसका नाम है व्हाइट रिवर। बहुत बढ़िया। अगला ये क्वेश्चन है, एक बात बताइए, तूफान आसनी कहाँ पर आया था, बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इसका नामकरण किया है श्रीलंका। बहुत बढ़िया। जिसका अर्थ क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ। आइए अगला ये क्वेश्चन बताइए, ओहो, संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व पर्यटन संगठन से बाहर क्या देश है, हाँ, रसिया। रसिया। क्या बोले, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि WTO, ये बताइए WTO का स्थापना कब हुआ था, WTO का नाम सुनिए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, टूरिज्म बता रहे हैं 1925 में 1925 में इसका पहले कहाँ है, मैड्रिड का स्पेन। बहुत बेहतरीन। तो अगला ये क्वेश्चन बताइए, ओ हाँ, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य प्रयोगशाला तो खोलने वाला पहला राज्य कौन है, उड़ीसा। बहुत बेहतरीन। भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोलने वाला पहला राज्य कौन है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला। उड़ीसा। एक और क्वेश्चन बताइए, संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन है, अरे प से नंबर है यार, देवसहाय पिल्लई। देवसहाय पिल्लई, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन बताइए, इनका जन्म भैया दे रहा है 1700 कुछ ईस्वी।
अच्छा तो मॉडल प्रांत दिया गया है। वही हम फिर बात में कर रहे थे मरणोपरांत। चलिए भाई हम सोचे अभी भी जी रहे हैं का यार 200 साल पुराना। अगला क्वेश्चन बताइए, ये बताइए कि अनुच्छेद 142 का क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है? बहुत सिंपल, यानी कि अनुच्छेद 142 से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मन से जो माने वो करेगा। देखिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके राजीव गांधी के ठीक है, हत्यारों को क्या किया है? छोड़ दिया गया है। उसका नाम क्या था जिसको छोड़ा गया? तीन को तो एक महीना दिया देखा एगो महिला रही जो अपना के बम बांध के उजा जहां बात नहीं, वो नहीं, उसका छोड़ दिया। जिसको छोड़ा है उसका नाम क्या है? 30 साल के सजा काटते हैं। उसका नाम है पेरा रिंगलन। पेरा रिंगलन। क्या नाम उसका? पेरा रिंगलन। पेरा रिंगलन। यही एग्जाम में जब कठोर करना तो एग्जाम में पेरा रिंगलन। नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया का नाम बताओ। इनके साथ में 3 कैदी और थे ना। बिल्कुल, इसके साथ नॉर्थ में कितने कैदी और थे? बताइए, सेक्स वर्क को एक पैसे के रूप में माना था, किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट। और किस अनुच्छेद के साथ? 142 बहुत बढ़िया। अब चलिए आइए तो हम लोग बात करते हैं अगला, हम लोग नेक्स्ट कल के लिए। देखिए जब हम लोग बात करते हैं कल के करंट में, तो कल के करंट में आपको पेज नंबर 50, यानी कि देखिए इसी बुक से बोल रहे हैं, इसी बुक से पेज नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। यानी कि 15 से लगा करके आप लोगों को पेज नंबर 20 तक पढ़ लेना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15 से लगा करके 20 तक पढ़ लेना है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें लुसेंट का हिस्ट्री में क्या पढ़ा गया। तो देखिए लुसेंट के हिस्ट्री में आप ये कीजिएगा, अकबर के बारे में पढ़ लीजिएगा। उधर हाँ, और एक बार आप लोग प्लीज थोड़ा साइलेंस बनाइए यार, ठीक है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आपको लुसेंट के हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? पूरा अकबर साम्राज्य के जितने भी शासक हुए, ठीक है, यानी कि अकबर पढ़ लेना है। अकबर के बाद में कौन आता है जी? अकबर के बाद में कौन आता है? जहांगीर। जहांगीर के बाद में कौन आता है? शाहजहां। और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। आपको यानी कि कल का ड्यूटी है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन चारों शासक के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब चलिए चलिए, हाँ बहुत साइंस में बस वही है कि आप लोगों को जो कल है वही साइंस पूरा पढ़ के आना है, ठीक है ओपी जी, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, आइए आज मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों से मिलाना चाहता हूँ कि जो कि यहाँ पर क्विज भी करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर क्लास भी करते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये जानने का कोशिश करें कि यहाँ पर क्विज होता है कैसा होता है और यहाँ की क्लासेज जो है कैसी होती है। तो चलिए आइए हम लोग खुद ब खुद इनसे जानते हैं। आइए बोलिए आप लोग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलराम कुमार हुआ। हम कहते हैं कि एक बार जरूर गुरु बुद्धा क्लासेज ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, फायदा जरूर होगा, हमारा विश्वास है। हम डेली क्यूज करने आते हैं और आप भी जुड़िए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीत प्रसाद हुआ और मैं इस क्यूज में हमेशा डेली आता हूं और मुझे इस क्यूज से बहुत फायदा है। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि गुरु बुद्धा क्लासेस से जुड़े और डेली क्यूज में मतलब भाग ले और आगे बढ़े। फटाफट। हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार, मैं गुरु बुद्धा क्लासेस का नियमित छात्र हूं और पिछली दो बार से पीटी और मेंस निकालने के बावजूद फाइनल नहीं हो पा रहा है। और हमारे सर गुड्डू सर जो हैं, इनके देख रेख में हम लोग ये अपना नया क्यूज शुरू किए हैं जो कि बुद्धा क्लासेस के नाम से यहाँ पे सासाराम में प्रचलित हो गया है। और इस ग्रुप से आप जुड़िए और हम लोगों का चैनल जो है गुरु बुद्धा क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो, मैं राजीव कुमार। बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। और हेलो दोस्तों, मैं विनोद टाइगर इस गुरुकुल विद्या क्लासेस से। हेलो दोस्तों, हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि गुरु बुद्धा क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवा दे रहा है अभी, और ऑनलाइन क्विज का व्यवस्था चलिए रहा है। और इस इंस्टीट्यूट से बहुत सारे छात्र दरोगा बन चुके हैं और बहुत सारे छात्र पिछले बार फिजिकल में कुछ छट गए, कुछ मेरिट में छट गए। गुड्डू सर हमारे हैं, ये भी 2 बार छटे हैं, एक बार मेरिट में छटे हैं और एक बार फिजिकल में छटे हैं। सौभाग्य से हम भी इन्हीं के साथ में थे, 1 सेकंड से हम भी छटे हैं और हमारे भैया ये भी 1 सेकंड से छटे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जुड़िए। यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें
बहुत सारे सीनियर हैं, हम लोग तो खैर पहले हैं। जुड़िए, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ जितने भी हैं लगभग पीटी मेंस क्वालिफाई हैं, कोई कहीं ना कहीं छट गया है, कोई मेरिट में छटा है और कोई मेंस में छटा है 1-2 नंबर के लिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जुड़िए और एग्जाम क्रैक कीजिए और दरोगा बनिए और डबल स्टार चढ़ाइए। जय हिंद, जय हिंद। चलिए। हाय दोस्तों, मैं दिनबंधु चौबे, मैं गुरु बुद्धा क्लासेज का नियमित छात्र हूँ और यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन क्विज करते हैं, ऑफलाइन भी चलता है। आप लोग से आग्रह होगा कि आप लोग इसे सपोर्ट करें और आप लोग भी इसका फायदा उठाएं। हम लोग गुड्डू सर एंड जितेंद्र भैया के गाइडेंस में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। हम लोग के यहाँ नियमित रूप से टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, लूसेंट में दिया जाता है, करेंट अफेयर्स दिया जाता है, स्पीडी दिया जाता है। और यहाँ पे सासाराम में यानी रोहतास जिले में दरोगा स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने वाला हम लोग को जितेंद्र सर, गुड्डू सर हम लोग का अभिभावक हैं। हम लोग को डांट कर मार पीट कर पढ़ाते रहते हैं। जहाँ भी नहीं आता हम लोग को डांटते भी हैं और वो खुद डंके के चोट पे बोलते भी हैं कि अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है, न्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम लोग यहाँ से इतना फायदा हम लोग का होता है, इतना फायदा होता है, जितना टॉपिक देते हैं सर हम लोगों को घर से पढ़ के आते हैं, उस चीज को यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। सर का समझाने का जो स्माइलिंग है, हम लोग स्माइल से ही समझ जाते हैं कि सर इसके आंसर ये देने वाले हैं, वो काफी फायदा होता है। यहाँ पे जितने भी सारे हमारे सीनियर लोग हैं, जितने भी मेरे समकालीन भी हैं, सब लोग एग्जाम में जाते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं। यहाँ पे एक तो हमारे भैया भी हैं जो कि 4 बार 5 बार से लोग दे कर आ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये सबका श्रेय जाता है हमारे जितेंद्र सर को, गुड्डू सर को, जो कि हम लोग यहाँ पर एक दरोगा स्पेशलिस्ट होते हुए भी ये 25 से 30 बच्चों को डेली यहाँ पर 5 बजे से 8 बजे तक क्विज कराना, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कैसे हमको करना है, सारे समझाते रहते हैं अपने छोटे भाई समझकर। मैं आता आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग भी इस क्विज से जुड़े और फायदा उठाएं। हाय दोस्तों, आज के लिए